सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दलाइल दे रहे हैं। कौम खामोशी से बैठी देख रही है, होगा क्या। ओवरसीज पाकिस्तानीज खुश हैं कि हमें वोट का हक मिल गया है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, बहुत सारे सवालात खड़े हैं, जवाबात अब तक नहीं मिले हैं, जवाबात ढूंढते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला प्रोसेस है, इससे पहले एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वो किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पोर्टल बनाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम से कहा उन्हें किसी भी महकमे में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे शिकायत करें, डॉक्यूमेंट्स डालें और उसका अजाला होगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट ने बहुत सारे मसाइल हल कराए। अच्छा, बज़ाहिर पोर्टल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मालूम हुई कि मसला हल हो गया, लेकिन लोग चीख चिल्ला रहे थे कि मसला तो हल हुआ नहीं। फिर पता चला कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 254 फेडरल ऑफिसर्स यानी कि वफाकी ऑफिसर जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मामू बना दिया। मामू कैसे बना दिया? उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब पोर्टल पे जमा करा दिया। यहाँ जिनकी शिकायत थी उनकी बात उस तरह से न सुनी गई, उनको तसल्ली न दी गई, मसला हल नहीं हुआ, लेकिन पोर्टल के ऊपर डाल दिया कि मसला हल हो गया। अब इसका इंकिशाफ हो गया। अब इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि वफाकी इदारे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस पोर्टल के तहत लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या उनकी है जो उन्होंने पूरी की या नहीं की, ये एक मामला है। दूसरा यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे इसके पाबंद नहीं है और कुछ मामलात में कोर्ट से रुजू भी किया गया। जब कोर्ट से रुजू किया गया तो मालूम हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, वज़ीर आज़म सूबाई मामलात के अंदर ये पोर्टल काम नहीं करेगी, सिंध में तो वैसे नहीं करेगी। तो फिर एक लिमिटेड इन्वायरमेंट हो गया। अब इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो सवाल खड़े हुए हैं वो ये हैं कि 254 सरकारी अफसरान ने जो मसाइल शिकायत अवाम की थी उन तक पहुंची, उस पर उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया, लेकिन जिनके मसाइल थे उन्होंने कहा मसला हल हुआ नहीं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सबसे ज़्यादा जो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस पोर्टल के ऊपर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की, माजरत के साथ मैं आम आदमी की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को मामू बना दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, तो पंजाब के 154 अफसरान हैं, KP के 86 अफसरान हैं, सिंध के 3 अफसरान हैं, वफाक के 11 अफसरान हैं। चीफ सेक्रेटरी KP ने 39 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। बाकी चीज़ें जारी हैं। अब एक तरफ हमने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक पॉजिटिव चीज़ बनाई, एक ऐप बनाई, लोग अपने मसाइल बताएं, वहाँ पे सरकारी महकमे, वफाक के सरकारी महकमे उनके मसाइल हल करेंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो अफसर है यानी कि वफाक का अफसर, उसने झांसा दे दिया वज़ीर आज़म को, आवाम के मसले हल नहीं किए। ये एग्जाम्पल हो गई, अब इस पर कार्रवाई हो रही है। अब एक पूरे बड़े पैमाने के ऊपर एक चीज़ बनने जा रही है और जाहिर है कि उसके लिए असम्बली से पास हो गया मुश्तरका इजलास से, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्शन इससे होंगे। अगर एक ऐप के अंदर वज़ीर आज़म नहीं संभाल सके, उनके सरकारी जो ऑफिसर्स हैं 254 उन्होंने झांसा दिया आवाम को, तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डाले जाएंगे तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। खैर, अब मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूं जो कि तर्जुमान है पंजाब वज़ीर आला पंजाब के हसन साहब का। आप ज़रा सुनिए वो क्या फरमाते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी हसन खावर साहब। अब हुकूमत का नैरेटिव ये है, एक पोर्टल की मैंने आपको बताई जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और उनके ब्यूरोक्रेट्स उनका झांसा दे दिया, उनको मामू बना दिया। अब इंटरनेट से कनेक्ट है नहीं है, फाफन के जो साबिक सरबरा हैं सरवर बारी साहब, उनके बयान आए हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन का रोल और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कमर दिलशाद साहब जो एक्स सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरवर बारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इस पर काम करेगा, एग्जीक्यूशन हो सकती है नहीं हो सकती है। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो के अंदर तफसील बताया कि जब हुकूमत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है तो ब्यूरोक्रेट्स ने उनके साथ क्या किया। 256 ब्यूरोक्रेट्स ने, कंवर दिलशाद साहब,
ये किया कि वो रिपोर्ट्स बना के भेज दी, आवाम के मसले हल नहीं हुआ, अब इंक्वायरियां हो रही हैं। वजीर आजम की पोर्टल के ऊपर ये हुआ। अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी सारे पाकिस्तान में, लोगों को भी ये अंदाजा नहीं है, इंट्रानेट है, इंटरनेट है, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी, किस तरह से डेटा कलेक्ट होगा, किस तरह से वोटिंग होगी। अब जाहिर इससे होगा मामला। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वाकई अमल दरामद करेगा, और अगर करेगा तो उसका रास्ता क्या होगा? पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब को जिन 56 ब्यूरोक्रेट ने मामू बनाए या दाना बनाए या चाचा बनाया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास तो बेपनाह इख्तियार, तो एक कदम उनको डिसमिस कर देते हैं ना। आवाम को क्या कहना चाहते? जब को साबित हो गया कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ फरेब किया है, मुझे अंधेरे में रखा है, वो तो वज़ीर आज़म के पास इख्तियार करें, एक कदम में डिसमिस कर दे रहे हैं। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे या अक़वाम मुत्तहिदा जाते रहे, तो बात की बात है ना। तो ये क्यों लोगों को बताया जा रहा है कि जी मेरे साथ धोखा किया? तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो तुम, क्यों नहीं आप एक्शन ले लेते? आप ताकत आपके पास है, फौज आपके पास खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, तो आप क्यों डिसमिस क्यों नहीं कर देते? ये लॉलीपॉप आवाम को क्यों दे रहे हैं आप? बहुत अच्छी भुट्टो साहब ने जनाब 1300 आदमी जो थे एक रात में डिसमिस कर दिए थे। चलो याह्या खान ने 303 एक रात में डिसमिस कर दिए थे। अयूब खान ने एक रात में 750 को डिसमिस कर दिए थे। तो ये इन पर डिसमिस करने होते हैं कि पाँव में मेहंदी लगी हुई है। पहली बात तो ये है जिसको आपने सवाल किया है सत्ता को किसको लेके आप बैठ के आगे। अब आइए मेरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो भाई बड़ा आसान तरीका है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हम सब हामी हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएं, उन्हें कहें कि जनाब ये इसके नुकसान हो रहे हैं, तो वो उसको नुकसान का हम अजाला कर देंगे। हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ ज़राए वसाइल हैं। जो आपके खदशात हैं या आपकी तोफ़ात हैं या जो आपके एतराज़ात हैं, वो हम मिनटों सेकंडों में ख़त्म कर देंगे। हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई कोई इसके अंदर जो है टेम्परिंग नहीं होगी, चिप्स चोरी नहीं की जाएगी, किसी किस्म की जो है गड़बड़ नहीं की जाएगी। आपके पासवर्ड आपके पास होगा, सेवर आपके पास होगा, सॉफ्टवेयर जो तैयार करेंगे उसका पासवर्ड आपके पास होगा, तो खत्म। आप इसको अमल दरामद कर लें। इससे अच्छा सिस्टम कहाँ है दुनिया के अंदर? पाकिस्तान में लोग खुश हो जाएंगे। अब बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाए तो आपके टर्न आउट बढ़ जाएगा, आपका लोग उसे देखने आएंगे। इतना अच्छी हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है। हम देखेंगे, वोट कास्ट करेंगे, 75% से ज्यादा वोट कास्ट हो जाएगा। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो ना कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने वजीरों को आपने ये इजाजत दे दी कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दो? मैं कंवर साहब उस साइड पर आता हूं कि वज़रा क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब लोग असल में समझना चाह रहे हैं क्या है चीज़ों के ऊपर। सरवर वारी साहब जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उनके बयानात चल रहे हैं, कुछ उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ उनकी तारीफ हो रही है। अब बारी साहब, हम 21वीं सदी में जहां एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि ऐप मैं बनाता हूं, लोग अपने मसाइल बताएं, मेरे महकमे आपके मसले हल करेंगे, उस जदीद दौर के अंदर अभी आज की मैं बात कर रहा हूं 254 अफसरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ऐसी रिपोर्ट बना के दे दी जिसके हकाइक दुरुस्त नहीं है, अवाम के मसले हल नहीं हुए। अब इस रोशनी के अंदर हम जब इलेक्शन की तरफ जाते हैं और इस मशीन की तरफ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला होगा, लोगों के जहनों में आता है वज़ीर आज़म ने तो कुछ किया नहीं, कंवर साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है कि सारे उन ऑफिसर्स को डिसमिस कर दें। लेकिन आपके ख्याल में ये पॉसिबल है? जो अपोजिशन फरमा रही है उनके स्टांस में वजन है? बारी साहब देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे हैरानगी होती है कि जो हल्के ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं उन तमाम लोगों ने मिलकर 2017 में इलेक्शंस एक्ट बनाया। जुलाई में 2017 जुलाई में एक्ट बनने से बहुत पहले इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व किया था, उसमें उनके जो तजावीज़ थी वो भी शामिल की गई थी। तो इलेक्शंस एक्ट 2017 बना, उसकी शेक नंबर 94 और शेक नंबर 103 उस एक्ट का लाजम हिस्सा है। 103 शेक जो है वो बुनियादी तौर पर ईवीएम के बारे में है कि ईवीएम की पायलट की जाएगी।
और शिक नंबर 94 जो है वो है ओवरसीज वोट, जो सिटीजन्स हैं उनको वोट का हक देना है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उसकी बेस पर इलेक्शन कमीशन ने 2018 में अपने लिए एक लाहे अमल तय किया जिसको वो कहते हैं थर्ड स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी हिकमत अमली का जो प्लान है जो 2019 से 2023 तक है, उसका पिलर 8 जो है वो ईवीएम और टेक्नोलॉजी के बारे में है। और उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसका पायलट करेंगे बार बार जो भी बाई इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में 2018 के जनरल इंतखाबात के बाद तकरीबन 60 से ज़्यादा ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक पेशावर के इलेक्शन में ईवीएम का थोड़ा इस्तेमाल किया, उसकी रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट छुपी रही जब तक कि हमने आरटीए के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो रिपोर्ट ली नहीं, वो रिपोर्ट छुपी रही। उसके आखिरी जो कंक्लूजन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक तरक्की पसंद अदारा है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और वो गली मोहल्लों और देहातों में जाकर ईवीएम को चलाएगा और ताकि लोगों का एतमाद इस पर बढ़ सके। इसी स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो है दिसंबर यानी कि अगले महीने में 2021 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी थी और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बुनियाद पर ईवीएम का इस्तेमाल होना था। सरवर साहब, अगर तो मुझे एक मौका दें, मैं आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, मैं इसमें एक चीज ऐड कर लेता हूँ, छोटी सी चीज। आपने कहा 2017 में इसाक डार साहब ने सब पार्टियों से दस्तखत करवा लिए थे, यानी कि सब लोग दस्तखत कर चुके हैं। उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, ये सब कुछ तय था। मतलब कोई नई चीज नहीं हुई है ये, सिवाय इसके कि नई लेजिस्लेशन हो गई है। लेकिन इसमें एक बात और ज़हन में रखें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2017 में ऑर्डर किया कि जो लॉ में लिखा हुआ है कि दिस मे बी यूज्ड मे मस्ट बी रेड एज शेल। तो मैं हैरान हूं कि जो मीडिया पे डिबेट है उसका रुख, अगर इन्होंने फिजिबिलिटी टेस्ट कर लिए होते हैं, आज हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिबेट कर रहे होते हैं और इसका बेहतर इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हम मशीनें मैन्युफैक्चर आज कर रहे होते हैं, ना कि हम बहस मुबासे में उलझे होते। अच्छा सरवर साहब, एक चीज बताइएगा, इस मशीन को हम किसी देहात में इस्तेमाल करते हैं, थरपारकर में इस्तेमाल करते हैं, या साउथ पंजाब के किसी गांव में इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे कलेक्ट होगा डेटा, कैसे वोट डलेगा? छोटा सा एक सवाल है, आम आदमी पूछ रहा है कि ये तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, अमेरिका में हो जाती है, रूस कर देता है, यहां हो जाता है, हमारे पास कैसे संभलेगी ये चीज? सर देखिए, ये जो आर्गुमेंट है कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाज गिर जाते हैं, आज तक पता नहीं सैकड़ों जहाज हवा में चलते हुए गिर गए होंगे, सैकड़ों लोग मर गए होंगे, रोज एक्सीडेंट में हजारों लोग मरते हैं, लोग गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाना बंद नहीं करते। ये जो आर्गुमेंट है ये बड़ा कंजर्वेटिव आर्गुमेंट है, इट डजंट वर्क। क्योंकि जो देखिए हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के दूर दराज देहातों में क्या सेल फोन नहीं चल रहा? हर जगह पर इस वक्त जो है कनेक्टिविटी मौजूद है। तो ये जो मशीन है इसने बुनियादी तौर पर बिजली पे नहीं चलना, इस मशीन ने चलना है बुनियादी तौर पर सेल के ऊपर, बैटरी के ऊपर, और एक्स्ट्रा बैटरी मौजूद होगी। इसका किसी और मशीन के साथ या किसी प्लग के साथ कोई रिश्ता नहीं होना, ये स्टैंड अलोन मशीन है। मैंने इस तरह की इससे भी ज्यादा जो ज़रा पुराने मॉडल की मशीनें थी, मैंने इंडिया के 2004 के इंतखाबात में मैं गया था इंतखाबात देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और मैंने दूर दराज के इलाकों में जो है वो मशीन का इस्तेमाल अनपढ़ लोगों को, बूढ़े लोगों को, औरतों को, जिनके पास सेल फोन भी उन्होंने कभी नहीं यूज़ किए थे, ये पुरानी बात है, तो वो लोग अगर कर सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया, मेरे ख्याल है बहुत बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, अब एक खदशा ये है, मुझे एक MNA MPA दोस्त अहबाब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अब सबसे बड़ा सरप्राइज ये होगा कि बहुत सारी वोटिंग लिस्ट जो हैं उसके अंदर मरहूमीन के वोट डलते रहे हैं, यानी कि जो इंतकाल फरमा गए हैं हल्के के अंदर 5000, 8000, 3000, 10,000, बड़े हल्कों में इससे ज़्यादा लोग भी हैं और वो पार्टीज के पास होते हैं। तो ये सरप्राइज सबसे ज़्यादा ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला आएगा
तो वो बाकायदा इंतकाल फरमा जाएंगे। आपके ख्याल में क्या क्या सरप्राइज हमें मिलेंगे जब ये इस्तेमाल होगी मशीन? देखिए, पहली सरप्राइज तो कमर दिलशाद साहब ने बता दी है, टर्न आउट विल गो अप 75%। लोगों की क्यूरियोसिटी होगी कि मशीन है यार, चले जाके, अभी आज तक तो वोट नहीं डाला, आज हम डालते। ठीक है, तो मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ कमर दिलशाद साहब की इस राय से कि टर्न आउट बढ़ेगा, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लान इलेक्शन कमीशन का भी एक टारगेट है कि वोट जो टर्न आउट बढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो मरहूमीन है, हाँ। देखिए वो मामला है कि क्या जो मौजूदा सिस्टम है उससे बेहतरी आएगी उसकी निस्बत या नहीं आएगी। आज भी जो इलेक्शन, पिछले इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, जो मुर्दा लोग वोट डालते हुए पाए जाते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जो भाईशाही हैं वो डाल जाते हैं, कोई और डाल जाता है। लेकिन एक बुनियादी नुक्ता जिस पर बहस होने की जरूरत है अब, क्योंकि हम पिछले 2 माह से इसके ऊपर लगे हुए हैं कि ईवीएम आएगी नहीं आएगी। आप कह रहे हैं अगले राउंड में जाना चाहिए, अब अगले राउंड में, और आपकी बात सही है, क्योंकि जो आपने बात उठाई कि कहीं पे भी सेल फोन काम कर रहा है वहां से तमाम चीजें आएंगी, तो बुनियादी मसला हल हो गया। अब आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि पायलट की तरफ जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए था, लेट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी पूरी, कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं ये आपके चैनल की वसातत से बाबांगे दोहल कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की ये इनएफिशिएंसी है। नहीं तो आज हम मशीनें बना रहे होते, हम डेमोस्ट्रेट कर रहे होते पूरे मुल्क में। हम बाई इलेक्शन हो रहे हैं खानेवाल में, लाहौर में, हम उनको यूज कर रहे होते। हमने पिछले बाई इलेक्शन किए हैं, उसमें हम यूज कर रहे होते। तो मुझे हैरानगी होती है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह कहता है कि जनाब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात तो इलेक्शन कमीशन ने ही पूरे करने थे, दूर करने थे, उन्हीं का काम था, वही कह रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरवर भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात में यकीनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएगा। लेकिन जो सवाल मैंने उठाया कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ऐप बनाते हैं और वो उस ऐप के ज़रिए लोगों से कहते हैं कि अपने मसाइल जिन महकमों से मुताल्लिक हैं वो मुझे इसके ज़रिए बताएं, और उन्हें वहाँ धोखा देते हैं उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके खिलाफ वज़ीर आज़म एक्शन नहीं लेते, तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए भी ये मामला होगा तो फिर कितना बड़ा हंगामा मच सकता है। लेकिन बहरहाल इस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, देखते हैं वो रोल किस तरह पूरा होता है। अब मैं आपको एक और स्टोरी की तरफ ले चलता हूँ। वो पाकिस्तान में बड़ी तादाद के अंदर सनतकार परेशान हैं, सनतें बंद हो रही हैं, काम नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट के बड़े चैलेंजेस हैं, टारगेट्स हैं, एक्सपोर्ट होनी है लेकिन नहीं हो पा रही। उसकी वजह गैस की किल्लत, बल्कि अब तो बहुत सारे शहरों के अंदर गैस का एक बड़ा बहरान है, जिसमें से कराची की इंडस्ट्री भी शामिल है। अब इस मसले को किस तरह से हल किया जाएगा? क्यों हुकूमत से कोताही हुई? बिजनेस कम्युनिटी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, अपने इजलास कर रही है। बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग परेशान हैं कि उनकी कमिटमेंट ख़राब हो रही है, और जो उन्होंने ओवरटेक किया था इंडिया को, बांग्लादेश को, इवन चाइना का ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे, वो अब आके फंस गए हैं कि हमारे पास गैस नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मियाँ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, ये जो गैस की किल्लत वाला मामला है, इसमें वजीर आजम ने तो कह दिया गैस के बहरान के लिए तैयार रहिए, सर्दियों के अंदर गैस नहीं होगी, लेकिन ये सिलसिला चलते चलते इतना खतरनाक हद तक आ गया है कि एक्सपोर्ट पे बड़ा असर पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को कोई 14 पार्सल इंपोर्ट करने चाहिए थे, तो वो 14 की बजाय ये 12 पे आए, फिर 11 पे आए, और पता ये चल रहा है कि वो 10 पार्सल इंपोर्ट होंगे। हाँ। तो इन अदर वर्ड इस वक्त आपके मुल्क में जो मियाँ जाहिद हुसैन साहब की आवाज नहीं आ रही है। फैसल मुईद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल मुईद साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। बहरान बड़ा पीक पर आ गया है, क्या चैलेंजेस हैं सनतकारों को? सर ये तो SSGC या गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो अभी तक अपने कमिटमेंट्स पर कायम नहीं रहे। हमारे पास अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त ऑर्डर्स की जो तादाद थी वो नेक्स्ट ईयर जनवरी और फेब तक है, लेकिन इन्होंने जो SSGC से हमारे रेट फिक्स हुए थे लास्ट ईयर 9.35 MMCFD, आज बढ़ा के उन्होंने 1500 पे ये ले गए,
और ये शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी नीड है, यानी कराची की इंडस्ट्री की नीड है, वो 82 FD है। लेकिन मसला ये, और प्रोड्यूस जो है इस वक्त सिंध इस वक्त तकरीबन 2200 से 2300 MMCFD प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। और सिंध की जो लीड है वो 1100 MMCFD है, जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर भी शामिल है और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी शामिल है। और जब SSGC से हम बात करते हैं कि हमारे पास 950 MMCFD अवेलेबल है, मेरा मुतालबा ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद जो सूबे का हक है मादनियात पे, वो हक सिंध को दिया नहीं जा रहा। फैसल भाई, इस वक्त मसला इंडस्ट्री बंद होने की तरफ है। जो ये ऑर्डर थे इंडस्ट्री के, वो एक्सपोर्टर्स से हमने रेट फिक्स किए थे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट उन रेट्स पे फिक्स किए थे। आज जिस तरह यूटिलिटीज के रेट बढ़ रहे हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। इस वक्त बिजली का रेट 5 रुपीज में आप जाएं तो 5 रुपए 75 पैसे का रेट है बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, और आज 22 से 23 रुपए पर यूनिट का रेट है कराची के लिए। अच्छा, अब ये आपने समझा दिया, मैं जाहिद साहब भी लाइन पर आ गए। जाहिद साहब, ये इसमें गलती किसकी है? अगर एक एडवांटेज पाकिस्तान ने हासिल कर लिया कोविड के अंदर, सनतकारों ने मेहनत की, आपने मेहनत की, जिस तरह से फैसल मुईद साहब फरमा रहे हैं, ये गलती किसकी है? किसने ये गलती पैदा की और इसका सलूशन आपके नजदीक क्या है? ये देखिए जी, सरासर गवर्नमेंट की गलती है और इनके जो हेल्म ऑफ अफेयर जो मैनेज करते हैं, जो इनके जो एनर्जी को डील करते हैं, ये उनकी बिल्कुल गलती है, गफलत है। और मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ गवर्नेंस है कि उन्होंने, अच्छा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको पता था कि हमें 14 पार्सल की हमारे पास गुंजाइश भी है, हमारे पास टर्मिनल में कैपेसिटी भी है, और वो इन्होंने उस हिसाब से इम्पोर्ट नहीं किए। और जब बिल्कुल 11th आवर पे इनको पता चला और इन्होंने उसके लिए बिड्स वगैरह कॉल की, तो फिर इनको 3 गुना ज्यादा कीमत के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट से उनकी बिड्स मिली। तो ये सारी चीजें जो है टाइमली इन्होंने एक्शन नहीं लिए और उसकी वजह से फिर इनको गैस अब क्या होगा मियां साहब, अब क्या होगा? अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जी। देखें, जब तक इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी? अब ये कह रहे हैं कि जी हम आपको बिजली में इंसेंटिव देते हैं, आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो रातों रात तो इंडस्ट्रियां शिफ्ट नहीं हो सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो है, ये इन्होंने बिल्कुल गफलत है और हर साल इनकी गफलत बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल इन्होंने 1 पार्सल कम इंपोर्ट किया था, इस साल इन्होंने 3 पार्सल कम इंपोर्ट किए हैं। ये टाइमली डिसीजन बहुत शुक्रिया या तो कोई मियां जायद हुसैन, शुक्रिया फैसल मुईद साहब। मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, लेकिन एक एडवांटेज जो पाकिस्तान को हासिल हुआ था एक्सपोर्ट में, ख़ासतौर पे गारमेंट्स वाले मामले में, वो लगता है हाथ से निकल रहा है। किस तरह इसको मैनेज करेंगे, बड़ा चैलेंज है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट से। अब पैसा बनाने का दौर आ रहा है। लोग कह रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी और पाकिस्तान बहुत पैसा बनाएगा। सीरीज बहुत सारी आ रही है, इस पर बात करेंगे, और कितना पैसा बनाएगा पाकिस्तान, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लौट रही है। बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आएंगी, इंग्लैंड आएगी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे सीरीज होंगे। क्रिकेट के आलमी मुकाबले भी पाकिस्तान में 2025 में होंगे। आपको याद होगा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रमीज़ राजा जब पीसीबी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने बात करते हुए कहा कि इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के हाथ में है सारी क्रिकेट। और सारी दुनिया हैरान थी, पाकिस्तान में बहुत गुस्सा था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने गेम पलट दिया, टोटल पलट दिया, और हिंदुस्तान की शिकस्त हुई, बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने हराया और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को और सारी टीमों को ये ख्वाहिश हुई जो पाकिस्तान से भाग रहे थे, नहीं खेलना चाहते थे, कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ साथ ये सवाल उठ रहा है, खासतौर पर इंडिया में उठ रहा है, कि पाकिस्तान अब क्रिकेट से बहुत पैसा बनाएगा, बहुत पैसा बनाएगा। और कितना पैसा बना सकता है? तो हम क्रिकेट सीरीज के ऊपर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्या है और कितना पैसा पाकिस्तान बना सकता है, और इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत मशहूर आदमी और बहुत नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दो चीज़ें हैं, एक तो यह कि पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, अब बहुत सारे मुकाबले होंगे, टीम्स बहुत सारी आएंगी,
ग्राउंड्स भरे हुए होंगे, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। एक तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं, इसका क्रेडिट जाता किसको है? अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की या अच्छी क़यादत पीसीबी की और एक ज़बरदस्त किस्म का एक थपकी हाथ इमरान खान साहब का रमीज राजा के ऊपर, पाकिस्तानी टीम के ऊपर? ये हुआ क्या, एकदम चेंज कैसे आया? देखिए, जब कंसल्ट आदमी आते हैं, आई मीन के मैं ये नहीं कहता पीछे के लोग बहुत ऐसे थे, बट हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन चीज़ों में। और यही था कि जिसकी आप भी बात कर रहे हैं कि इंडिया जिसका नाम है, वो हमें काफ़ी डैमेज कर रहा था। इसमें कोई और अभी भी कर रहा है वो, अभी भी मैं नहीं समझता कि वो हमें बहुत कुछ कर, बट ऐसा बंदा जो इनमें इन्वॉल्व हो, यानी आई मीन कि आईसीसी के अंदर घुसा हुआ हो, उसको पता हो सब कुछ कि आईसीसी में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। लेकिन आखिरी हरबा इन्होंने यही इस्तेमाल किया कि एक टीम हमारे पास आई हुई थी और वो चली गई, और सबको पता है वो क्या वजूहात हुई सारी। एक ईमेल, जाली ईमेल के ऊपर न्यूजीलैंड वापस चले गई मैच से। हाँ, और जैसा आपने खुद भी कहा कि मुंह की खानी पड़ी है इन सबको, और उसके बाद जो है, और यकीनी तौर पे मैं क्रेडिट देता हूँ रमीज राजा एंड क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट, यस, कि उन्होंने इतना एक्शन लिया। और उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है रिस्पांस गया उधर कि भाई ये क्या हमारे साथ किया है और क्यों किया है, और इसका तो कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि हम तो पहले ही हमारे साथ बड़ी मुश्किलात आई हुई थी इसमें, मगर जो लोग इन्वॉल्व थे ना वो घबरा गए सारे, और एकदम ओपन हो गई सारी चीज़ कि भाई हमारे साथ ये प्लान करके हुआ है सारा कुछ। और ये इमीडिएटली, अब तक कोई ऐसी बातें हो नहीं रही थी, हम बहुत जा के उनके पास बात भी करते थे। हमारा जो क्रिकेट का बोर्ड था वो हमेशा जो है उनसे बातचीत करने पे वो रखता था अपना, और कहता था जी आओ हमारे साथ खेलो, हमारे मतलब हर लिहाज से हम कभी भी उनके, लेकिन वो हमें डैमेज करने पे। उसके बाद साथ ये जो आपने अभी बात की ना, यकीनी तौर पे देखें वो फाइनेंशियली बहुत तगड़े हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ये ठीक बात है, बट बात वही है कि वहाँ जब और लोग मिल जाएं उसमें, और जाहिर है पैसे का इन्वॉल्वमेंट आपको पता ही है, हम इनसाइड भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, वो ख़रीद लेते हैं लोगों को, ये कुछ करते हैं वो, मतलब उसके डीप में जाऊँगा तो बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। बट आई थिंक इस चीज़ को लोगों दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचाने के लिए ये एक एक्शन बहुत तगड़ा होना ज़रूरी था, जो मेरा ख्याल रमीज राजा ने ये किया है। और इमीडिएटली देखें आप, घबराहट शुरू हो गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें जो है वो परेशान हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, इमीडिएटली इंग्लैंड भी बोल रहा है हम भी आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये सब बातें की। तो क्या हुआ, उनका जो प्लान था वो बिल्कुल बेकार हो गया, ओपन हो गया। अच्छा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें डैमेज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मैं उनकी बातों को मैं एतबार नहीं करता, बट हमें एक्शन लेने वाला आदमी जो आईसीसी में है, उसको पता है सारी चीज़ें, वो बीइंग ए कमेंटेटर ज़रूर वहाँ गया है, लेकिन उसको पता है सारी चीज़ें। और हमारे सबसे पहले सर, हमें अपनी मुल्क की इज्जत पसंद है, ऑनेस्टली, कि हमें इज्जत होनी चाहिए। पैसा तो ज़रूर आएगा, इतने सालों से हमें इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, और पैसा इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी प्लेयरों को ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड भी रिच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो चीज़ नहीं है जो एक होनी चाहिए। जैसे कि हम अपनी कंट्री में जब खेलेंगे, हमें स्पॉन्सर बड़े ज़बरदस्त आएंगे, हमें अपने लोगों को क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही, हमारे मुल्क के अवाम को क्रिकेट देखना साल से नहीं मिल रही। हमने अपना जो है होम ग्राउंड बना दिया दुबई को। अब बताइए, ये जिस मुल्क का ये हाल हुआ हो कि उसमें क्रिकेट नहीं खेला नहीं जा रही, क्रेडिट देना चाहिए इसमें। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब, आपने बिल्कुल पंच वाली बातें की हैं कि रमीज राजा के आने से चीज़ें बहुत चेंज हुई। उन्हें सारी जो अंदर इंडिया साजिशें कर रहा था, उनके पास भी ज़बरदस्त किस्म के ऐसे हालात थे जिस पर उन्होंने उनको कट किया और दुनिया ने माना, और उसके बाद अब ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि जब ये चीज़ें रुक गई थी और पाकिस्तान, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान यूएई के अंदर ही सारी मैचेस खेल रहा था, अब माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत सारी सीरीज़ पाकिस्तान में खेलेगा, कितना बड़ा चेंज होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसमें मैं बयान नहीं कर सकता कितना होगा। और देखें, मान तो गए हैं सब कि ये इतने मुश्किल हालात में ये कौम जो है ये खड़ी रही है, ये प्लेयर क्या, कौम पूरी खड़ी रही है इस चीज़ पे। ठीक है, हमारी टीम इस वक्त
नीचे थी, काफ़ी कुछ है। एक विक्ट्री ने हमें कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। और मुझे याद है ये बड़ी डरपोक कौम है दूसरी, वो जिसकी हम बातें कर रहे हैं। अरे भाई नाम ले, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप। फैटी लगा के आए आपने, आपकी वजह से छक्का लगा था, आपने फैटी लगाई थी हैं? नहीं, हम तो सर उनको बहुत मारते रहे, यकीन करें हम तो बहुत मारते रहे, लेकिन बात वहीं आती है कि वो लोग, और मैं उस डरपोक कहता हूं उनको इसलिए कि ये हारने से बहुत डरते हैं। ये तो हमारे 80s और साजिशें करते हैं, साजिशें करते हैं। साजिशें देखें ना, ये तो बड़ी ऊंची हरकत है। हाँ, ये जो न्यूजीलैंड वाली है ये तो दुनिया के अंदर एक्सपोज होगा कि कैसी साजिशें करते हैं। अच्छा, मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। मिर्जा साहब, वालेकुम अस्सलाम फैसल। सेलिब्रेशन वाला एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा बोर्ड इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। रमीज राजा ने बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह कनेक्ट कर दिया है। वो टीम में जो भाग रही थी वो वापस आ रही हैं, साजिशें ओपन हो गई हैं। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल कि अब पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत पैसा बनाएगा। बड़ी परेशानी है इंडिया को, वो साजिशें जो कर रहे थे अब उन्हें खौफ है इतना पैसा बनेगा, क्रिकेट में पैसा बनेगा। आप चूंकि क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, आईसीसी के ऊपर, पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की उसमें मिर्जा इकबाल बेग साहब किसका क्रेडिट है? प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस, बोर्ड का अच्छा डिसीजन मेकिंग, इमरान खान साहब का पूरी टीम को थपकी देना, कौम का बैकअप करना, क्या चीजें इसके अंदर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां खड़ा हुआ है? देखिए फैसल, एक तो रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशबख्ती की अलामत से अलामत साबित हुई। 13 सितंबर को उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाला और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इनके हक में गई। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक, फास्ट बॉलिंग कोच वकार यूनुस दोनों रिजाइन कर गए। फिर इन्होंने एक गैम्बल किया कि मैथ्यू हेडन को लेकर आ गए, वर्नन सैलेंडर को लेकर आ गए। फिर टीम की रवानगी से कब वर्ल्ड कप में जब जा रही थी 3 चेंजेस पहले हुई, फिर चौथी चेंज हुई जब शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक आए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए, अग्रेसिव वो आए, इतने मुतहरिक एहसान मानी नहीं थे। माशाल्लाह वो 77 बरस के हो चुके थे, रमीज राजा 59 बरस के, तो रमीज राजा ने फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली है वो रमीज राजा की कोशिशें इतनी नहीं शामिल है, क्योंकि वो चेयरमैन है इसलिए उनके दौर में मिली है। और अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो शहरयार खान और नजम सेठी को क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने मूव की थी कि आईसीसी से वो इंसिस्ट करते थे उनके इजलास में। शहरयार खान तो साबित सिफारतकार रह चुके हैं कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए मेजबानी, और पाकिस्तान को मेजबानी मिली। अब यकीनन रमीज राजा के दौर में मिली है तो रमीज राजा खुशकिस्मत है। और इसके अलावा जो टीम की कारकर्दगी है, मुझे लगता है कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस के जाने के बाद सकलैन मुश्ताक ने बाबर आजम को फ्री हैंड दिया है, वरना ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी का रिमोट कंट्रोल जो है वो मिसबाह-उल हक के हाथ में ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अब बाबर आजम जो है खुलकर कप्तानी कर रहे हैं। टीम सकलैन मुश्ताक सीजन कैंपेनर है, वो इंग्लैंड की टीम के स्पिन बॉलिंग कोच रहे, वेस्ट इंडीज की टीम के स्पिन बॉलिंग कोच रहे, और फिर उन्होंने कुछ अरसे पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां काम किया, उनको बहुत तजुर्बा है। और वो जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ क्रेडिट सबको जाता है। टीम जेल कर गई है, लेकिन टीम के सिलेक्शन के हवाले से अब भी सवालात हैं कि वो जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है फैसल मोहम्मद वसीम, वो कहाँ चले गए, जो ये कहते थे कि हमारे पास पावर हिटर्स हैं। जब टीम का ऐलान होता था, आपको याद होगा, उन्होंने दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा, 30 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कि एक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को, वो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में कैमरा उन पर था, उन्होंने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और खिलाड़ियों को तसल्ली दे रहे थे। दुनिया का कौन सा ऐसा चीफ सेलेक्टर होता है जो कैमरे पे आकर तसल्ली दे? और फिर वो वीडियो पीसीबी ने वायरल की, तो आप अंदाजा लगा लेना कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी या खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही थी। अच्छा, वो कहाँ है वैसे चीफ सेलेक्टर हमारे कहाँ हैं? वो रहेंगे जब कोच चले गए, वो चले गए, वो भी रहेंगे। मेरे ख्याल है उनको फारिग कर दिया जाएगा। पिंडी में वो पसे पर्दा चले गए। अगर आप उनके वो व्हाट्सएप प्रोफाइल पर जाएं तो आप देखेंगे उन्होंने किसके साथ अपनी तस्वीर लगाई है, लोगों को क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं। लेकिन वो अब मुझे लगता है कि वो अब पसे पर्दा चले गए और उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, क्योंकि तब्दीली तो आएगी। अभी तलवार गिरेगी मोइन खान के बड़े भाई नदीम खान पर, जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर भी है और डोमेस्टिक के डायरेक्टर भी है। आपने रमीज राजा का एक बयान पढ़ा होगा फैसल, जिसमें उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस बन रही है, वो आगा जाहिद को वापस लेकर आए। तो नदीम खान को उन्होंने 2 कैप्स पहनी हुई है,
2 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, एक 1993 में जब मोइन खान टीम में थे, वसीम अकरम कप्तान थे, और एक 1999 में जब वसीम अकरम कप्तान थे और मोइन खान टीम में थे। लेकिन रमीज राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन खान सबसे आगे थे और रमीज राजा आकिब जावेद और मोइन खान से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे थे, तो उनकी कुर्बत बड़ी मजेदार है। मिलकर नहीं थे, उन्होंने फैसल सबको इन्वाइट किया था, इंतजाम उल हक को भी इन्वाइट किया था, वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के तमाम अरकान को उन्होंने बदू किया था 92 के वर्ल्ड कप की। तो मोइन खान ऑल द वे गए कराची से, क्योंकि आपको पता है कि फिर इंसान के अगर कहीं मफादात का कहीं टकराव हो रहा है, उसका तहफ्फुज़ भी तो करना जरूरी होता है कि एक नया चेयरमैन आया है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं फैसल, तो वो इसलिए गए। अच्छा, अब जरा आप इंडिया की तरफ आए बेग साहब, इंडिया की तरफ। इंडिया क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है? अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक सीरीज से, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पाकिस्तान को इतना पैसा मिलेगा, न्यूजीलैंड से इतना पैसा मिलेगा, इंग्लैंड की टीम आएगी इतना पैसा मिलेगा, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड रिच हो जाएगा, क्रिकेट से ये होगा, कौम मुत्तहिद हो जाएगी। ये जो सारी बातें इंडियन चैनल्स के ऊपर मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान की आपके ख्याल में तैयारी होती है क्रिकेट बोर्ड की, कोई प्लानिंग होती है? हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं देखा जाता, हम तो जीत और हार के अंदर हमारा फॉर्म लगी रहती है, लेकिन जिस तरह इंडिया लगा होता है अपने मीडिया और लोगों को लेकर साजिशें करने में, क्या ऐसी तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, हमें टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। और उनके यहाँ तो 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, और बुग़्ज़ माविया में वो जहर उगलते रहते हैं। हर वक्त आप देखें कि कभी भी उन्हें खुशी जो है वो नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने जो करारा जवाब दिया 24 अक्टूबर को 10 विकेटों से हराकर भारत को दुबई के स्टेडियम में, तो वो अब तक उस शिकस्त का जख्म जो है उनका भर नहीं पाया, अब तक उस पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगरचे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज वो जीत गए, तो मैं समझता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हो और भारत पाकिस्तान को जो है वो एनकरेज करे। आप देखें ना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है इस वक्त? भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे जय शाह है, जो वजीर दाखिला किस पार्टी का है आपको ये भी पता है, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है। तो वो इंतहा पसंदी क्रिकेट बोर्ड में भी आ गई है। मैं समझता हूँ सौरव गंगोली थोड़े से डिसेंट आदमी है, उन्हें समझना चाहिए, और वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर कर आए। ग्रेग चैपल से उनका तनाज़ा हो गया था, उनको टीम से निकाल दिया गया था, और मैं वहाँ नॉर्थहैम्पटन में मौजूद था फैसल, जब सौरव गंगोली उस वक्त के जो जहानी जगमोहन डालमिया से बात कर रहे थे, और बड़े दिल बर्दाश्ता थे। लेकिन देखे किस्मत उन्हें कहाँ से कहाँ ले आई, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन बन गए। तो मुझे लग रहा है कि गंगोली कुछ रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारतीय हुकूमत वहां तब्दील नहीं होगी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब, ये जो आपने मिर्जा इकबाल बेग साहब की, ये तो बहुत ही डीप, बहुत ही ऐसा डेटा होता है मिर्जा इकबाल बेग साहब के पास के लोग टिकटिकी बांध के सोचते देखते रहते हैं क्या सिनेरियो है। आप बताइए कि पाकिस्तान में ये जो 3, 4, 5 सीरीज इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो वो जो एक रिलेशनशिप होता है क्रिकेट का, क्रिकेट की कंट्रीज का, क्या हम किसी न्यूट्रल प्लेस के ऊपर हिंदुस्तान के साथ खेल पाएंगे, या यही वाला मामला रहेगा जब तक मोदी की गवर्नमेंट है तब तक पाकिस्तान इंडिया के जो सीरीज है वो नहीं हो पाएंगी? देखिए, पहली बात तो सबसे देखें पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है, इकबाल ने जितनी बातें की और आपने इकबाल के बारे में जो बात की, मैं इनको बहुत आज से नहीं कोई 30-35 साल से बल्कि और ज़्यादा से जानता हूँ। जब क्लब क्रिकेट में ये कमेंट्री हम करते थे, और हम बल्कि फैसल मैं इसमें ऐड करूं कि मुझे मीडिया में लाने वाले तौसीफ अहमद है, ये मुझे लेके रेडियो पाकिस्तान, अरे जबरदस्त कमेंट्री के लिए, बहुत अच्छा। तो खैर इनके बड़प्पन है, ये बात कर रहे हैं। खैर मैं ये बात करने लगा हूँ, देखिए जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है ना, उसका मैंने जैसे बताया पैसे का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। हम देखें रमीज राजा अभी आकर टीम को तो सच ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ 30-35 का जो है ना वही है हमारे पास, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक कर सकते हैं। किस तरह कि हमारे जो इनसाइड सारा चीज़ें हैं ना, उसमें ऑनेस्ट लोग लाए जाएंगे। ऑनेस्ट लोग जब आएंगे तो उसके बाद बेहतरी आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरी बात, आपने इंडिया की बात की, इंडिया वक्फे से हम पे झटके ज़रूर मारेगा चाहे कुछ भी हो। मैं तो हमेशा, मैं कई इंडिया को भी मैंने एक चैनल पे बात की, मैंने कहा यार हमसे आप छोड़ें सियासत, हमसे आप खेलें, यहाँ नहीं खेलें कहीं और खेलने जाकर, कोई। और मैंने कहा जब आप हमसे बार बार खेलेंगे ना, तो फिर आपको आपकी भी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप खेलते ही नहीं है। इतने सालों बाद एक खेलते हैं, उसमें हम हार जाएं
तो आप लोग शोर मचाना शुरू करते। मैंने कहा आप सीरीज साथ साथ खेले जाओ, खूब इतना खेलो कि जैसे हम पहले खेलते थे। लेकिन पहले जो हम खेलते थे तो उसमें तो ये कामयाब कभी होते ही नहीं थे। लेकिन इंशाल्लाह अभी भी मैं बताऊं कि अगर हमसे ये बहुत ज्यादा खेलेंगे ना, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनकी अपनी टीम में बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप देख लें क्या हाल हो गया है। इसलिए एक हार जो है ना, पूरा बोर्ड को हिला के रख दिया है। उनके कोच भी चेंज हो गए, उनका हर कोई चेंज हो गया। तो हम तो बड़ी इजी होके चलते हैं, इकबाल खुद समझते हैं इस बात को, बताएंगे कि हम तो इनसे कहते रहे कि यार छोड़ो इन चीजों को, हमसे क्रिकेट खेल लो। कभी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी अपने अंपायर रखे हुए हैं, कभी जुमे के दिन खेल रहे हैं हम, ये चीजें इस तरह की। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम लोग थे ही बहुत अच्छे और अब भी बहुत अच्छे हैं हम, मगर हमारे साथ आप वो बर्ताव करो, आप हमें गिराने की कोशिश नहीं करो। आप क्रिकेट में तो गिरा नहीं सक रहे हो, तो आप दूसरे ऊंचे हथकंडे करके बाहर की तरफ से आन के कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने की। तो वैसे आपको लगता है आइंदा 2 साल के अंदर इंडिया के साथ कोई सीरीज हो सकती है? रमीज राजा कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं गांगुली के साथ मिलकर, कोई ऐसी चीज हो सकती है? तौसीफ अहमद साहब, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हो जाएगी। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लेयरों का, तो आप देखें दुनिया के प्लेयर जब मिल गए ना, ये उनकी कंट्रीज मिल गई तो जाके वो और ज्यादा डैमेज हुआ। लेकिन अब आप देख लें, जब से PSL हुआ है, क्रेडिट जाता है शेट्टी साहब और इन सबको जिन्होंने PSL कराया था, तो पैसे की खातिर दुनिया का हर प्लेयर हमारे यहाँ भी आने को, उनको अब नजर नहीं आ रहा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, सारा आदमी आने को तैयार है। तो आप इससे समझ लें कि जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, ये जो हमारे पास नहीं आ रहे थे ना, ये भाग भाग के आएंगे, सब भाग भाग कर आएंगे। आखिरी सवाल बेग साहब, आपको नजर आता है गांगुली और रमीज राजा मिलकर कोई ऐसी चीज कर सकते हैं इसी हुकूमत के दौर में कि आइंदा 2 साल के अंदर कोई सीरीज हो जाए न्यूट्रल ग्राउंड पे पाकिस्तान इंडिया की? मुझे उम्मीद है फैसल, इसलिए कि गांगुली भी भारत के कप्तान रहे हैं और रमीज राजा पाकिस्तान के कप्तान रहे, दोनों बड़े रहे हैं। और किसी कंट्रोवर्सी में, गांगुली का तो एक वो आया था कि शर्ट उतार कर वो जो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं रही। मुझे लगता है ये दोनों अगर कोशिश करें, हिम्मत पकड़ें, क्योंकि 2007 के बाद मैं भी उस सीरीज में था, आखिरी मर्तबा मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान ने भारत में जाकर खेली। उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान गया, लेकिन वो एक छोटी सीरीज थी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये दोनों कुछ कोशिश करें तो और हो सकता यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी एक, अगर उनकी इस बात को तस्लीम करें तो सीरीज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत तौसीफ अहमद साहब। क्रिकेट होनी चाहिए, और ये जो साजिशें हिंदुस्तान की जानिब से हैं, अब मीडिया पे साजिश हो रही है, पाकिस्तानी कौम को भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे जैसे सीरीज़ आएंगी और इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर जो बहुत सारी ऐसी लॉबिंग फर्म्स हैं वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।